पता है एक अच्छे आर्टवर्क की क्या पहचान होती है? कि उसे अंडर थिंकिंग, एंटरटेनमेंट सीकिंग, पॉपकॉर्न वाला इंसान भी अप्रिशिएट करे और मेरे जैसा ओवर एनालाइजिंग फिलोसफी वाला भी, जो उस आर्ट को खाएगा, चबाएगा, पचाएगा, अपने आप को, अपनी लाइफ को उससे नरिश करेगा। कभी तमाशा म्यूजियम के बाहर जाके बैठना और आप नोटिस करोगे कि जब ये पॉपकॉर्न वाला निकलता है ना तो उसका मुंह एकदम सड़ा होता है, वो नाराज होता है। और जब फिलोसफी वाला निकलेगा तो उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल होगी, मतलब क्या ही सिनेमा देख लिया। लेकिन जैसे ब्रेन के लेफ्ट और राइट के एक्सट्रीम्स के बीच में एक दिल बसता है, उसी तरीके से इस म्यूजियम की गैलरी में एक तस्वीर, एक आर्टवर्क लटक रही है जिसकी ये दोनों तारीफ करते हैं। जो रिलीज के दिन ही एवरग्रीन था, ऐसा एक गाना, अगर तुम साथ हो। Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anybody home? Now I have that feeling once again. I can't explain. You would not understand. This is not how I am. And I have become comfortably numb. ये गाना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और इसे समझने के लिए आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को भी समझना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर ना स्ट्रॉन्ग और वीक बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं और वो यूजुअली ओवरलैप करती हैं, लेकिन वेद के केस में ऐसा नहीं होता है। वेद के अंदर ये दो पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और उसे आप इस मिरर सीन में देखते हो। राइट साइड है जोकर, बचपन वाला, कौरसिका वाला, देवानंद वाला वेद, और इसको दिखाने के लिए इम्तियाज लिटरली राइट साइड वाले मिरर पर एक जोकर की पेंटिंग चिपकाते हैं। और लेफ्ट साइड वाला वेद जो रोबोट है, जो एमसीएम टेक में प्रोडक्ट मैनेजर है, जो कोई रूल नहीं तोड़ता, बिल्कुल ओबीडिएंट बेटा और एक एम्प्लॉय है। बचपन वाले वेद की सारी बातें इस राइट साइड ऑफ द मिरर में होती हैं, जो डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है। मैं तो चला पर्वत के उस पार। और बड़े होते होते पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है और ये लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाती है। वेद को फिर रिलीफ मिलता है इस दुनिया से बहुत दूर, कहानियों वाली दुनिया, कौरसिका में। अच्छा, ये मत समझना कि वेद रैंडमली कौरसिका चला गया है। कैच 22 और ग्रीक फिलोसफीज में कौरसिका का जिक्र आता है, तो वो उन कहानियों को जीने यहाँ गया हुआ है और वहां उसे मिलता है अपने ही जैसा एक जोकर, तारा, जो भी एक और कहानी को जीने वहां आई होती है। लेकिन ये व्हाट हैपेंस इन कौरसिका स्टेज इन कौरसिका ना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक बहुत सोचा समझा सेटअप है। क्योंकि वेद की इन दो दुनिया और दो पर्सनालिटीज में इतना स्प्लिट है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यहाँ का जोकर जाके वहां के रोबोट से मिल ले। इस दुनिया का दिल उस दुनिया में नहीं चलता जोरा भाई। पर होता यही है, जोकर से कंट्रोल नहीं होता। वो दिल्ली में जाती है और वहां उसे मिलता है एक रोबोट, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर साथ रहने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन घर आके शोर मचा के जब उसने अपने आप को एक्सपोज किया तो अब तारा उसे जाने नहीं देगी। यूजुअली मूवीज में ऐसे वर्कआउट करता है कि गाना पहले रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो शूट के दौरान प्ले किया जाता है और फिर एक्टिंग करी जाती है। लेकिन इस केस में सीन पहले शूट हुआ और फिर उसे AR रहमान, इरशाद कामिल ने देखा और फिर ये जो करंट वर्जन है अगर तुम साथ हो का, ये लिखा गया। और यही रीजन है कि ये सिर्फ एक सॉन्ग डिकोड नहीं हो सकता, ये एक सीन डिकोड भी है। और गाने शूट करने के बाद हमने जब देखा, मैंने और रहमान साहब ने, तो दोनों को ही ये लगा कि जो इम्तियाज शूट करके आए हैं वो हमारे गाने से बहुत बड़ा है। I think it was the fourth song, not even the third. अगर तुम साथ हो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि पहली बार मूवी में ये दोनों पर्सनालिटीज आपको और तारा को साथ में दिखती हैं, और फिर इन बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस का एक साथ आ जाना और साथ में प्ले आउट करना ही इस गाने को इतना सुंदर बनाता है। वो पर्सनालिटी का पहला कॉन्ट्रडिक्शन ही आपको यहाँ दिख जाता है कि वो खिड़की से झांक कर तारा का डेस्परेटली इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आती है वो सीट पर ऐसे बैठ जाता है मानो एकदम इंडिफरेंट हो, और उसका ब्रेन एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन देता है। पहले वो इनडिसेंट होने के लिए गिल्टी फील करता है, अपोलोजाइज करता है, क्या किया मैंने उस दिन, और फिर सिर्फ एक वर्ड कॉम्प्लेक्स सुनकर इतना ट्रिगर हो जाता है कि फिर अपॉलॉजी मांगने लगता है। कौन? सेठ! ये जो वेद यहाँ पे आया है ना, ये सिर्फ दिमाग है, ये दिल नहीं है। और इसकी एक सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन देता है डायरेक्टर रेड टाई से। जब वेद रेड टाई पहनता है ना तो मानो उस रोबोट का रेड हार्ट एक्टिवेटेड हो गया हो। अचानक वो दिल की सुनने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है और न चाह के भी तारा की तरफ आ जाता है। जस्ट इस सीन से पहले वेद ने वो टाई पहनी होती है, लेकिन इस सीन में वेद वो टाई पहनकर नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्ररी तारा एक बेज कलर का मफलर लेके आती है, जिससे ये दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे वेद को समझने आई है और वो है उससे नाराज, वो है उससे गुस्सा, और वो ये दिखाता है अपने एक्शन से। जब तारा उससे गले मिलने आती है और वो अपने हाथों को अपनी जेब में डाल लेता है। फाइनली वेद को इतना गुस्सा आता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड सुनकर एक्सपोज्ड फील करता है जो वो नहीं फील करना चाहता, और वहां पे गुस्से से निकल रहा होता है, और तभी तारा उसे पकड़ती है और आता है ये आइकॉनिक शॉट। सिर्फ उनके कपड़ों से वो दिल और दिमाग नहीं है, जिस तरीके से वेद ऊपर से झांक
रहा है और दिल उसे होल्ड कर रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी ऐसा लग रहा है रिक्रिएट करी जा रही है और अपने आप को छुड़ाने में भी वो गाने गाने लग जाता है। और मुझे इम्तियाज अली का इस चीज पर रिमार्क बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तू किसी और की There are certain things you do that are shameful. You do them alone. And he's behaving like that in front of her. Ironically, he is in that way so naked in front of her. ये बात हम सब पर अप्लाई होती है कि हम कैसे पब्लिक प्लेसेस पर ऑल ब्रेन हो जाते हैं और प्राइवेटली जाकर ही एक अलग तरीके से ऑल हार्ट बिहेव करते हैं। इसीलिए सीन हमें इतना रियल लेकिन इतना ऑकवर्ड करता है क्योंकि इसका जो डेस्परेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पब्लिक और प्राइवेट की लाइन को ब्लर करता है, यानी दिल और दिमाग की लाइन को ब्लर करता है। और फिर ऐसे एक पीक पर स्टार्ट होता है अगर तुम साथ हो। वेद के दिमाग को ध्यान से देखो तो दो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज के बीच में कॉन्स्टेंटली दौड़ लगाता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। दिल दिमाग से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर तुम पल भर इन एक्सट्रीम में ना दौड़ो, अगर ठहर जाओ तो हार्ट बीट थोड़ी कम हो। और दिल जब ये ठहरेगा मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे अंदर वापस से कुछ फीलिंग्स आए, कुछ एहसास हो। लेकिन हेल्पलेस भी है तो उसी से पूछ रही है कि कैसे तुम्हें रोका करूं। अगर इंसान में दिल नहीं है तो जज्बात नहीं है, जज्बात नहीं है तो वो कुछ फील नहीं करेगा, कोई एहसास नहीं है। इसीलिए जब उसके फादर उसे रिजेक्ट करते हैं या तारा उसका प्रपोजल रिजेक्ट करती है तो वो एक भी आंसू नहीं बहाता। तो दिल उससे कह रहा है कि अगर तू मेरी तरफ आए तो मैं तुझे कुछ फील कराऊं और ये जो तेरे अंदर ये गम इकट्ठा हो रखा है उसे मैं आंसू बनाकर तेरी आंखों में भर दूंगी। और इसीलिए गम को तोड़ा नहीं, गिराया नहीं, बल्कि आंसू की तरह फिसलने की बात करी। दिल और दिमाग के बीच में बातें तो तब होंगी जब वो अलाइन नहीं होंगे, जब आंखें बंद करके इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी या कोई बाहर का बंदा बातें करेगा, जैसे थेरेपी कहते हैं। मगर अगर ये दोनों अलाइन हो जाए तो फिर अंदर बहुत शांति होगी, कोई बातें, कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ आंखों का इशारा काफी होगा और ये सब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो बड़ा कंप्लीट मुकम्मल सेंटेंस है ये, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस भी है। तो दिल की कुछ बात दिमाग को समझ आती है, वो ठहरता है, वो संभलता है और टेबल पर जाकर लिटरली अपने सर को रख देता है, दिमाग को रेस्ट कर देता है। और एक्चुअली फिर जो लिरिक्स में कहा वो यहाँ पे प्ले आउट होता है जब तारा उसकी आंखों में आंख डालकर वहां पे बिन बोले उनकी बातें होती हैं। वेद की आंखों में एक नाराजगी, एक गुस्सा है, लेकिन ये सब नाटक है क्योंकि जैसे ही वेद अपनी आंखें फेरता है आप उसकी आंखों में उसका एक्सप्रेशन बदलते हुए देखते हो। अब उसकी आंखों में हर्ट से ज्यादा आपको डर दिखता है, एक वल्नरेबिलिटी दिखती है। लेकिन अब तारा कहीं जाएगी नहीं, दिल दिमाग के और करीब आता है और जब तारा हाथ रखती है उसके सर पर और टैप करती है मानो हार्ट बीट हो, तो ऐसा लगता है कि दिल ने दिमाग का एक टेक ओवर कर लिया है। और इस मोमेंट पर फाइनली जाके मेरे लिए जस्टिफाई होता है कि इसमें कोई यंग आवाज क्यों नहीं थी, फीमेल की आवाज, एक मदरली अलका याग्निक की आवाज क्यों है? क्योंकि शायद इस मोमेंट में तारा उसका लव इंटरेस्ट नहीं है बल्कि वो मदरली फिगर है जो फादर की प्रैक्टिकलिटी को हमेशा बैलेंस करती थी और जो वेद की जिंदगी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी। The choice of ALKA YAGNIK was also A.R. Rahman's and we were all very surprised that he would come up with this. तो दिल ने क्या कहा, अगर तू मेरी तरफ आएगा तो तेरा हर गम फिसल जाएगा, और लिटरली वही होता है। वेद जो आज तक रोया नहीं था, उस पहले टच के बाद, उस टैप के बाद उसकी आंखों से पहला आंसू गिरता है, उसका गम अब फाइनली मेल्ट हो रहा है, वो आंखों के रास्ते फिसल रहा है। दिमाग की ना एक फितरत होती है, वो कभी रियलिटी में नहीं रहता, वो कहानियां बुनने लग जाता है। तो यहाँ पर भी रियलिटी ये है कि दिल की दिमाग पर एक छोटी सी जीत हुई है, लेकिन अब दिल कहानियां बुनने लगा है। तो अब वो दिमाग को बताता है कि अगर हम एक हो जाएं तो कैसी होगी वो जिंदगी। जिस शहर में बरसों से सूखा पड़ा था उसमें दिल की नदियां, एहसास, इमोशंस फिर से बहने लग जाएंगे। और अप्रिशिएट करो यार लिरिसिस्ट इरशाद कामिल को, क्योंकि ये लाइन मानो ऐसा लगता है कि बहते हुए चली गई है दूसरी लाइन में, बिना किसी फुल स्टॉप, बिना किसी कॉमा के। मेरी दुनिया तेरी चाहतों में मैं ढल जाती हूँ, तेरी आदतों में। ये
सब दिमाग का काम है, पर्सनैलिटी को डिफाइन करना, क्या गोल्स हैं इस इंसान के, और फिर उस हिसाब से रूटीन बनाना, आदतें बनाना। दिल कह रहा है कि मैं तुझे कोई अलग दुनिया में नहीं लेके जा रहा, मेरी दुनिया इसी दुनिया में है, मैं तेरी आदतों को, तेरे गोल्स को ही सपोर्ट कर रहा हूं, उन्हीं में ढल जाता हूं। फिर हम उन्हें अचीव करते हैं तो हम दोनों खुश होते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन दिमाग बदलना नहीं चाहता, वो अपनी आदत से मजबूर है। इसलिए दिल की ये सारी चिकनी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातें, ये सब सुनने के बाद भी वेद उठता है और वहां से स्नैप आउट कर जाता है, क्योंकि वो उसकी आदत है। और फिर आता है गाने का शायद सबसे प्रेशियस पार्ट। मैं मानता हूं कि आने वाला पार्ट एक म्यूजिकल कोइंसिडेंस है, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब ये प्ले आउट किया तो सबकॉन्शियसली कहीं ए आर रहमान के दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट इतने अच्छे से सेट था कि इसीलिए इस अरेंजमेंट ने उन्हें इतना सेटिस्फाई किया। For Tum Saath Ho, you gave an octave high and octave low. Low was very low for me, so I thought let me try one open voice. So I accidentally put both on. I was surprised. Wow, this sounds great. Because if it was out of sync, I wouldn't have used it. It was bang on sync. I said okay. और कॉन्टेक्स्ट यही तो है कि वेद का दिमाग जो एक्सट्रीम्स में चलता है, जो इसका लेफ्ट और राइट इतना स्प्लिट है, इतना सेपरेटेड है, उसकी कोई एक आवाज नहीं होगी, इसकी दो आवाजें होंगी जो दो पिच के एक्सट्रीम एंड्स पर स्प्लिट होंगी। और वो क्या कहती हैं? तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की, मुझे लगता है कि बातें दिल की, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की, होती लफ्जों की, होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है? तुम ध्यान से देखना, वेद कभी तारा की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि तारा की आंखों में सपना है उस वेद का जो कॉर्सिका में उसे मिला था। और इस लाइन को आप दो तरीके से समझ सकते हो कि उन सपनों के ना पूरा होने में तारा की नाराजगी है, या फिर उन सपनों को अगर पूरा करने वेद जाता है तो सबकी नाराजगी लेता है, उसके बॉस की, उसकी फैमिली की, उसके फादर की, सबकी। तो तेरे सपनों को पूरा करने जाता हूं तो है सबकी नाराजगी। और वही एक और एक 11 करने की दिल की फितरत की तेरी बातें लफ्जों की धोखेबाजी लगती हैं। एक टाइम आता है जब वेद खुद को ये बोल रहा होता है कि रियलिटी में वापस आ जा, ये कहानियों की दुनिया से बाहर निकल इडियट। और ये कोई नई रियलाइजेशन नहीं है, ये दिल का धोखा ना उसको मूवी के स्टार्टिंग में ही पता था। मटरगश्ती में ही ये वो सेम बात कह चुका है। दिल ने धोखा दिया, आंखें मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होश हवास खो गए, ओ दिल ने रो रो कहा, ये आंखें हैं दिल की जुबान, ख्वाब रोज रोज देखे नए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है जो आपको नोटिस करनी चाहिए मूवी में, कि जब वेद खुला हुआ होता है, यानी कॉर्सिका में था या सफरनामा के बाद वाला वेद, वो सिंगल लेयर के कपड़े पहनता है। लेकिन जब अपने पिता के सामने कॉलेज में, ऑफिस में होता है तो 2, 3, 4 लेयर्स पहनता है, अपने आप को ढकता है वो असली दुनिया से। तो ये चीज सटली इस गाने में भी दिखाई है कि जब वो अंदर बैठा था तो एटलीस्ट वो रियल था, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो वो एक और लेयर ऑफ जैकेट पहन के बाहर निकलता है। और अब जो सीन आता है वो पीक सिनेमेटोग्राफी है। लाइटिंग का क्या जबरदस्त इस्तेमाल है, क्योंकि जब वो चल के जाता है तो रास्ते पर 2 लाइट्स दिखती हैं, एक पिंक वाली लाइट, एक दिल का रास्ता है, और एक दिमाग का बेज रास्ता। वही अंदर की कलर स्कीम वहां पे फॉलो हो रही है। इंटरेस्टिंगली वो यहाँ पे चूज करता है उस दिल वाले रास्ते को, उस टर्न को जैसे ही लेता है उस पर पिंक लाइट पड़ रही है, उसका दिमाग रुकता है और दिल एक बार फिर से टेक ओवर करता है और वो रुक जाता है। और वहां बैठी तारा, जो उसका दिल है, जो डल हो गई है, जो बेसुध है, बेहोश है और बस इनकंसोलेबली रोए जा रही है, वो खड़ी होती है, उसे होश आता है और वो वापस दिमाग को ढूंढने निकलती है। अगेन दिल थोड़ी देर टेक ओवर करता है, लेकिन दिमाग की आदत है तो वो दोबारा आगे चलना स्टार्ट करता है। और फिर लाइटिंग से इस चेंज को दिखाया है कि वो दिल की पिंक लाइट से दिमाग की बेज लाइट में एंटर कर जाता है। और फिर दिमाग क्या कहता है? तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है? बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। बेदर्द का मतलब बिना दर्द नहीं है, बेदर्दी राजा वाला यहाँ पे मतलब है कि वो इतना दर्द पहुंचाता है, इतना सैडिस्ट है। अब कोई दर्द महसूस नहीं होता। दिमाग ये कह रहा है कि जिंदगी तुमसे पहले भी इतनी बेदर्द थी, इतने दर्द देती थी कि मैं नंब हो गया हूं, मैं कंफर्टेबली नंब हो गया हूं, और तुम्हारे बाद भी ये जिंदगी उतनी ही बेदर्द होने वाली है। तो तुम्हारा होना या ना होना, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। आपको लगेगा गाना यहाँ खत्म हो गया, लेकिन वेद का दिमाग जिस जगह जाके छुपता है वो जगह बहुत सिंबॉलिक है। ये है हौज खास की एक आइकॉनिक स्ट्रीट आर्ट जिसे पॉलिश आर्टिस्ट एमसीटी ने बनाया है। एमसीटी की जो स्ट्रीट आर्ट है वो हमेशा कल्चरल, सोशल चीजों पर बात करती है, बड़ी सटली। ध्यान से अगर राइट साइड वाली दीवार को देखोगे ना तो आपको 2 बोर्ड्स नजर आएंगे। एक बोर्ड पर एक फैक्ट्री है जिसके आसमान में उड़ता हुआ एक पिग है, जो एल्बम आर्ट है एक्चुअली पिंक फ्लॉयड की एल्बम एनिमल्स की।
ये एक मॉडर्न सोसाइटी पर टेक है कि अगर पिग्स भी आसमान में उड़ रहे हो, इतनी एब्सर्ड चीज भी हो रही हो, तो हम शीप्स को ट्रेन किया जाता है कि ऊपर मत देखना। और मूवी में भी ये चीज दिखाई है कि जब वेद का दिल भी टूट जाता है, अगले दिन उसको सेम ही रूटीन फॉलो करना है। और हमें हर महीने की सैलरी, मटीरियलिस्टिक एम्बिशन से सिडेट किया जा रहा है, ट्रैंक्विलाइज किया जा रहा है, इसीलिए ट्रैंक्विलाइज नाउ उस बोर्ड के नीचे लिखा है। कंफर्टेबली नम पिंक फ्लॉयड का एक गाना है, और ये वही गाना है जो हमारे इंट्रो में वो जो बूढ़े से अंकल वो चिचा जान बैठकर गिटार पर गा रहे थे। और ये बोर्ड, इसकी बात एकदम एप्टली जाती है उस बेदर्द जिंदगी वाले लिरिक्स पर। और जो लेफ्ट साइड में रोबोटिक सा स्कल आपको दिख रहा है, वो जॉ मिशेल बैंकेट की 1981 एक अनटाइटल्ड स्कल की पेंटिंग है, उससे इंस्पायर्ड है। और मोटा मोटी बात वही है कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इस प्रोग्रेस में हम थिंकिंग हेड से बदलकर रोबोटिक हेड्स बन गए। इंटरेस्टिंगली तारा का यहाँ पे पहुंचना, वेद को ढूंढना, अपने घुटने पर बैठकर रोना और वेद का यहाँ से निकल जाना, ये सब इम्प्रोवाइज्ड है। तारा फिर कभी इस सीन के बाद रीच आउट नहीं करती वेद को और सीधा उसको जापान में मिलती है। एंड में जब वेद का प्ले दिखाते हैं तो उसके सर पर एक लाल कलर का बैंडाना होता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो अलाइंड है, उसका ब्रेन, उसका दिल और दिमाग अब एकदम अलाइंड है। और अगर ये काफी नहीं है तो उस आइकॉनिक स्टिल को जो अगर तुम साथ हो में था, उसे रिक्रिएट किया जाता है और दोबारा दोनों उसी पोजीशन में आते हैं और इस बार वेद तारा को यानी दिल दिमाग को किस करता है। तो ये था डिकोड अगर तुम साथ हो का। ये डिटेल्स आपको कैसी लगी? कुछ ज्यादा डिटेल में तो नहीं चला गया, ये बात मुझे कमेंट में बताओ। क्या चीज आपके साथ रह गई वो भी मुझे कमेंट में बताओ। अब जो मेरे 20% है मैं जरा उनसे बात कर लूं कि जब मैंने रॉकस्टार वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि मार्च तक का टाइम मैं खुद को देता हूं। अगर मार्च तक चीजें सुधरती हैं तो ठीक है, वरना पकड़ लेंगे कोई नौकरी। आपने देखा होगा कि मैं शॉर्ट्स में बहुत कंसिस्टेंसी लेके आया हूं और मैंने कोशिश करी है अपने आप को कॉपीराइट से दूर रखने की और ब्रांड फ्रेंडली बनाने की। बट आई डोंट थिंक ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है या ये इतना जल्दी होने वाला है, एंड आई एम क्लियरली रनिंग आउट ऑफ गैस। इस डिसीजन का ना ब्लेम मैं अपने ऑडियंस पे नहीं डाल सकता। इसकी वायबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद ही फिगर आउट करनी है। और पिछली 2 वीडियो में ना मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जब मैं इनफ टाइम देता हूँ ना वीडियो को, तो मेरी खुद की बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, एक्सप्लोरेशंस होती हैं, वो नहीं हो रही। तो मुझे अगर तुम साथ हो से बहुत उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को, समझने को मिलेगा, और मिला एक्चुअली। एज एन आर्टिस्ट मैंने बहुत ग्रो किया और तमाशा को बार बार 6, 7, 8 बार देखने के बाद ना एक अलग ही लेवल और वेवलेंथ पर दिमाग चला गया। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अगली वीडियो तमाशा का फुल डिकोड होगी और इस वीडियो और उस वीडियो की कैसी रिजल्ट आता है, कैसी परफॉर्मेंस होती है, उसके बेसिस पर फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। कोई नया फॉर्मेट ट्राई करना है या फिर छोड़ के इसको, मतलब छोड़ के मतलब 1 आध 2 3 महीने में आ जाया करेगी एक वीडियो, उतनी रिसर्च मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली अपने आप को सेफ गार्ड करूँ, तो मैं कोई और करियर एवेन्यू देखूँ। आप लोग हमेशा ही सपोर्ट करते हो, ये कहना था आपसे। अपनी मन की, दिल की फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करनी है। तमाशा तो वेद के उस प्ले से ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद की जो हार्शर रियलिटीज़ हैं, जब आप एक्चुअली पैसे को चेज़ नहीं करते, क्रिएटिविटी को चेज़ करते हो, तो उसके जो प्रॉब्लम्स और डाउनसाइड हैं वो जब आप फील करते हो, फेस करते हो, तो उसका फिर इम्पैक्ट अलग ही होता है, जो मुझे अब समझ में आता है। खाने की दुनिया से बाहर निकल इडियट। ज़्यादा सोचना मत, इसको भी एंटरटेनमेंट की तरफ लेना, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माय रियल फीलिंग्स आउट बिफोर आई लॉग आउट ऑफ दिस वीडियो। एंड विद दैट आई होप ये वीडियो अच्छा करे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डिकोड, विच इज़ प्रॉब्ली द तमाशा डिकोड। बाय।